नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। महाराष्ट्र का महासंग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि हाल में जो ट्वीट आए हैं अजीत पवार की ओर से वो कुछ और बयां करते हैं और ऐसा लगता है कि कहीं पलटी तो नहीं मारेगा अजीत पवार। जी हाँ, 2 ट्वीट आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मैं एनसीपी का हिस्सा हूँ, शरद पवार मेरे नेता हैं और महाराष्ट्र के लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखने की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि जो एनसीपी बीजेपी का गठबंधन है उसके आधार पर स्थिर सरकार बनी रहे, लेकिन मैं एनसीपी का हिस्सा हूँ और शरद पवार ही मेरे नेता है। ये कुछ शब्द ऐसे लगते हैं जो कहीं ना कहीं ये इससे साफ तौर से कह लीजिए एक तरीके की वो झलक आ रही है सामने कि लगता है पलटी मार सकते हैं अजीत पवार। कैसे देखते हैं आदर्श जी जो मेरे साथ मौजूद है, बताएंगे क्या लगता है अजीत पवार यहाँ गोली खेल गए? नहीं, उनके पास अब विकल्प है नहीं जी। अब वो क्या बोलें, वो ये तो आगे कह नहीं सकते हैं मीटिंग के बाद पत्रकारों के सामने कि हमारे पास नंबर नहीं है, शपथ तो ले ली मैंने पर अब नंबर नहीं है। अब तो चाचा ज्यादा चतुर निकल गए, भतीजे चाचा चौधरी बन गए। हाँ, चाचा चौधरी निकले, भतीजे ने बहुत चतुराई दिखाई की कोशिश की, लेकिन चाचा अभी चौधरी हैं। और कल की मीटिंग के बाद आज भी जिस तरीके से एनसीपी की बैठक में विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है, कल जो 22-30 की बात हो रही थी, आज मात्र 6 रह गए उनके पास में। और उसमें भी जो है एक विधायक ने ट्वीट करके बताया बाकायदा कि मैं शरद पवार के साथ हूँ। अब अजीत पवार को अभी टेक्निकली पार्टी से निकाला नहीं है जी, तो ये वो कह सकते हैं कि वो पार्टी का हिस्सा है। फैक्चुअली ये सही बात है, बिल्कुल एनसीपी का ही हिस्सा है। और देखिए, कल तक तो यही लग रहा था मामला कि शरद पवार ने का इसमें हाथ हो सकता है, तो कल तक तो यही खबर मास्टरमाइंड उन्हें कहा जा रहा था इसके पीछे। कल उस लिहाज से अगर शरद पवार चले जाएं तो बीजेपी और एनसीपी मिल जाए तो बहुत नंबर है इनके पास। बिल्कुल 105 इनके हैं, 54 इनके हैं, 159 का नंबर बैठता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या एनसीपी अजीत पवार के साथ है? अभी तक की डेवलपमेंट देख के तो नहीं लगता। बिल्कुल, और खासकर तो 2 ट्वीट के बाद तो अजीत पवार के साथ तो अब शायद वो अकेले बच गए हैं और बीजेपी बची है, जो कल तक यही फडणवीस की सरकार थी जो अजीत पवार को जेल भेजने वाली थी। बिल्कुल सिंचाई घोटाले में या सहकारी बैंक घोटाले में। अब बीजेपी के साथ आ गए हैं तो प्यारे लगने लगे हैं, अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन वो नंबर लेकर नहीं आए। अभी जो उनकी ट्वीट्स हैं वो एक तरीके से डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि अब उनके पास रास्ता नहीं बचता है और उनको मालूम है कि अगर ये देखिए अगर मगर की गुंजाइश रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र है, शरद पवार भी बहुत पुराने दिग्गज हैं और जाने जाते हैं इन दांव पेचों के लिए जाने जाते हैं। और 1978 में कल तिवारी सर से बातचीत के दौरान मेरे लिए भी वो दिलचस्प मामला था कि शरद पवार ऐसा कर चुके हैं खुद जी, आज से कई साल पहले। उनको पता है कि कैसे किसको बैक करना है और कैसे निकालना है। अजीत पवार को तो मुझको लग रहा है कि ये बेचारगी में किया गया ट्वीट है जी कि भाई साहब मुझे निकालिएगा मत चाचा जी, अगर यहाँ से कुछ नहीं होता। गुहार नजर आ रही है इन ट्वीटों में साफ तौर पे। बिल्कुल, अब उनके पास विकल्प नहीं है। बीजेपी भी रस्म अदायगी कर रही है कि हमने फडणवीस का अभिनंदन किया, लेकिन नंबर जुटाना जो है वो अभी तक तो नहीं दिख रहा है पॉसिबल। और फिलहाल जब सत्ता की कुर्सी आपको हासिल करनी हो तो नंबरों का खेल बहुत बड़ा रहता है और आंकड़े इसमें काफ़ी महत्व रखते हैं और यही हाल रहा है अब तक जो महाराष्ट्र की राजनीति चली है। आंकड़ों की वजह से फिरबदल हुआ है। कल आंकड़े आ गए थे पक्ष में तो लगा शपथ ले ली, एक तरफ फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की, अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की, लेकिन अब फिलहाल अजीत पवार ऐसा लग रहा है कि सरेंडर कर बैठे हैं अपनी पार्टी के तौर पर, जैसे कि उनके ट्वीट आ रहे हैं। चलिए, महाराष्ट्र से जुड़ी जो अपडेट आएगी वो मैं आपको देता रहूँगा। आदर्श जी भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।